दोस्तों, इंडियन मिराकल स्टार्टेड September 2014 when India started Make in India program. In 2014, a few months after the Narendra Modi government came to power, they launched the Make in India initiative. It aimed at facilitating investment, fostering innovation, building best-in-class infrastructure and making Bharat a hub for manufacturing, design and innovation. जब मुझे देश से सेवा का अवसर दिया, उसके बाद से ही हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी। हमने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। ग्लोबल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए देश में अनुकूल वातावरण बनाया। दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट करने का मेन रीजन था इंडिया की डिपेंडेंसी को कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन करना इन जीडीपी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज कोर रीजन टू इंडिपेंडेंसी फॉर एनी कंट्री। 2014 में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 16% थी और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इसे 25% को अचीव करने के लिए टारगेट किया गया 2025 तक में। और इसके लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम में 3 सेक्टर पर फोकस किया गया: ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड पोर्ट्स एंड शिप्स, जिसमें 25 ऐसे सेक्टर हैं जिस पे ब्रीफली फोकस किया गया मेक इन इंडिया प्रोग्राम में। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम मेजर 5 बेनिफिट थिंकिंग से स्टार्ट किया गया, जिसमें ट्रेड डिफिसिट को कम करना, इंडिया प्रमोटेड लाइक मैन्युफैक्चरिंग हब, जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एफडीआई इंक्रीज। बट 1 मिनट, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जिस बेनिफिट थिंकिंग से स्टार्ट किया गया, क्या इंडिया उस चीज़ को अचीव कर पाया? क्योंकि अब भी 2025 चल रहा है और ये प्रोग्राम 2014 में स्टार्ट हुआ था। पूरे 11 साल हो चुका है। तो चलिए इसे ब्रीफली समझते हैं कि इंडिया इस प्रोग्राम में कहां तक पहुंची है। दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम से इंडिया अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता था, लेकिन ये कम होने के बजाय अप्रोक्स 12% से बढ़ गई। ये देखो, 2013-14 में इंडिया का एक्सपोर्ट $466 बिलियन था और इम्पोर्ट $528 बिलियन था और उस टाइम इंडिया की ट्रेड डेफिसिट 62 थी। 2021-22 में इंडिया का एक्सपोर्ट $544 बिलियन था और इम्पोर्ट $613 बिलियन था और उस टाइम इसका ट्रेड डिफिसिट 69 था। अगर गौर से देखें तो इंडिया की ट्रेड डिफिसिट बढ़ गई है घटने की बजाय, और ट्रेड डिफिसिट बढ़ने का मतलब है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कम किया है, और एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है कि इंडिया में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम हुआ है। 2014 में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 15 से 16% थी और अब ये 13 से 14% रह गई है। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में ये प्रॉमिस किया गया था कि 2025 तक में इसे 25% कर दिया जाएगा, जो कि पूरा नहीं हुआ है। ये देखो, इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2015 से 19 में एवरेज थी, 2020 में ये नेगेटिव में चली गई क्योंकि उस टाइम कोरोना का समय था, और 2021 में ये फिर से बड़ा स्पाइक मारा और उसके बाद से ये अपनी पुरानी रिदम में आ गई। यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस ना होने का मतलब है कि हमारी इंडिया प्रोडक्शन कम कर रही है और इससे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, जो कि आगे चल के ये हमारे लिए रिस्क हो सकती है। तो क्या आपको भी वही लगता है जो कि मुझे लग रहा है, दैट मेक इन इंडिया प्रोग्राम कम्प्लीटली फेल? और ये बात सच है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम सच में फेल हो चुका है। तो चलो इस चीज़ को डिटेल्ड में समझते हैं। वाई मेक इन इंडिया प्रोग्राम फेल्ड, हाउ कुड इंडिया हैव सक्सीड इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को फेल होने का कई कारण है, लेकिन इसमें से 5 ऐसे कोर रीजन है जिसके वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम फेल हुआ है। और जैसे जैसे आप इन 5 रीजन को समझोगे, आपको पता चलेगा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज जस्ट ड्रीम, जिसे अचीव करने का कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी। तो चलो इन 5 रीजन को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, ओवर एम्बिशन ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोस्तों, आफ्टर लॉन्चिंग मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इंडिया का एम्बिशन था कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को 16% से 25% तक को अचीव करे, और इसके लिए उसे 14 से 15% ग्रोथ रेट को अचीव करना पड़ेगा। इंडिया दूसरा चाइना बनने का सपना देख रहा था। इंडिया का मानना था कि वो 10 सालों में ही मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता था, जिसे अचीव करने में चाइना को 30 साल से ज़्यादा का समय लगा था।
उन्होंने पहले लो इंडस्ट्री पे फोकस किया और उसके बाद जाके हाई प्रोडक्शन पे फोकस किया, लेकिन इंडिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। इंडिया 10 सालों में ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। इंडिया को पहले अपने लो प्रोडक्शन पे फोकस करना था, उसके बाद हाई प्रोडक्शन पे फोकस करना था, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया की बेस इंडस्ट्री उतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी इंडिया बिना फाउंडेशन को स्काई स्क्रैप बनने की कोशिश किया। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चलाने के लिए कोर 3 थिंग्स रिक्वायरमेंट होती है: चीप इलेक्ट्रिसिटी, फास्ट हाईवे एंड पोर्ट्स, एफिशिएंट रेलवे एंड वेयरहाउस। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी वियतनाम और चाइना के कंपैरिजन में ज़्यादा है और पावर कट यहाँ पे कॉमन बात होती है। इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 14% है, वहीं चाइना में ये सिर्फ 8% है। यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाकर उसे एक्सपोर्ट करना इंडिया में ज़्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू चाइना। और इंडिया की हाईवे एंड पोर्ट्स इनकम्प्लीट है, जिसके वजह से कई कंपनी जैसे फॉक्सकॉन, सैमसंग कार मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के बजाय वियतनाम और बांग्लादेश को प्रीफर करता है अपना प्रोडक्शन सेटअप लगाने के लिए, क्योंकि इन देशों में हर वो चीज़ अफोर्डेबल होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पे लगाती है। और यहाँ पे टैक्स कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। जब फॉरेन कंपनी इंडिया में जब अपनी इन्वेस्टमेंट करना चालू किया तो उस टाइम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लागू कर दिया, यानी कि कंपनी का जो भी पुरानी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर भी उसे अपनी टैक्स देनी होगी। इससे वो भड़क गया। इंडिया की लैंड एक्विजिशन एंड लेबर लॉ इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके वजह से यहाँ की कंपनी को अपने प्लान को ही डिले करनी पड़ती है। गवर्नमेंट बोलती थी कि अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाओ, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स को बढ़ा दिया, जिसके वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को तो इससे खुशी मिला, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर इससे भड़क गया। उसे लगा कि इंडिया ओपन मार्केट नहीं है और यहाँ की रूल्स अनप्रेडिक्टेबल है, जिससे वो इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। नंबर 3, ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंसी। इंडिया की कंपनी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कुछ अलग वे में ही समझ लिया। वो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करता है, जैसे चाइना, ताइवान, कोरिया, वहाँ से इंपोर्ट करके उसे असेंबल करके उसमें मेक इन इंडिया का लोगो चिपका कर उसे मार्केट में बेच देती है और बोलती है ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, लेकिन ये सच नहीं है। और ऐसा लगभग हर सेक्टर में होता है। इंडिया को दुनिया का फार्मास्यूटिकल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की दवाई चीप होती है, यानी कि बहुत सस्ती होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ की API 70% चाइना से इंपोर्ट होती है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाइना से इंपोर्ट होती है। अगर चाइना इंपोर्ट करना बंद कर दे, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल होते हैं फार्मास्यूटिकल के लिए वो इंडिया को देना बंद कर दे, तो इंडिया का फार्मा प्रोडक्शन रुक जाएगी और इंडिया में जो दवाइयाँ सस्ते मिलती है वो महंगे में बिकना चालू हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल में स्कैरसिटी होने की वजह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नंबर 4, रीजनल कंपटीशन। दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम सिर्फ इंडिया के कमी के कारण फेल नहीं हुआ है, बल्कि कंपटीटर के कारण भी फेल हुआ है। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया कैंपेन तो चालू कर दिया, लेकिन अपने कंपटीटर के बारे में नहीं सोचा। ज़रा आप ही सोचो, अगर आप चाहोगे कि अपने प्रोडक्शन सेटअप लगा के प्रोडक्शन करें, तो आप अपना प्रोडक्शन सेटअप कहाँ पे लगाना चाहोगे? वहाँ जहाँ आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगेगा या फिर वहाँ जहाँ पर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियसली आप अपना सेटअप वहाँ लगाओगे जहाँ पे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगता है। तो फिर इंडिया ये कैसे सोच लिया कि वो अपने रूल को चेंज भी ना करे और FDI को अपने देश में बुला ले, जबकि FDI को इंडिया से बेटर ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि जैसे वियतनाम हो गया जो कि इंडिया से बेटर ऑप्शन वहाँ पे दे रही है, चीप लेबर दे रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है, जो कि इंडिया से काफ़ी बेस्ट है। इसीलिए FDI इंडिया के कंपैरिजन में उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट होती है अपने प्रोडक्शन सेटअप लगाने के लिए। नंबर 5, स्किल गैप। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के बीच बहुत बड़ा गैप है। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई जाती है वो इंडस्ट्री को काम नहीं आती है, इसीलिए लाखों इंजीनियर और ग्रेजुएट
अनस्किल्ड होता है। वो थ्योरी तो जानता है, लेकिन जब रियलिटी में उसे मशीन चलाने की बात आती है तो वो उसमें फेल हो जाता है, उसमें वो अनस्किल्ड होता है। इसके वजह से लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। यानी कि इंडस्ट्री को जो स्किल लेबर चाहिए वो तो यहाँ से मिल ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम उसे उस तरह के स्किल नहीं दे रही है। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम पुराने एजुकेशन को ही फॉलो कर रही है, यानी कि सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रही है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए सैकड़ों छोटे छोटे कंपोनेंट लगते हैं। यहाँ के इंजीनियर उस कंपोनेंट को असेंबल तो कर लेता है, लेकिन जब उस छोटे छोटे कंपोनेंट को बनाने की बात आती है तो वो नहीं कर पाता है। जैसे कि चिप्स हो गया, बैटरी हो गया, डिस्प्ले हुआ, ये सब चीज़ यहाँ की इंजीनियर नहीं बना पाती है, जबकि वो उसी चीज़ को असेंबल कर सकती है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री R&D नहीं करना चाहता है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और यहाँ की स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करना चाहता है। और कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के फेल होने के पीछे ये मेन रीज़न है। तो दोस्तों, ये 5 रीज़न है जिसके वजह से मेक इन इंडिया प्रोग्राम फेल हुआ है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम किस वजह से फेल हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एपिसोड के साथ।